हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जाना था, इसका परिचय जाना था चैप्टर का। फिर हमने जाना था इसमें बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी जानी थी। और हमने देखा था कि दोनों ही देशों ने किस तरह से जो आपस में मतभेद थे, किस तरह से उनको दूर करने की कोशिश करी। हमने जाना था श्रीलंका ने कौन कौन सी गलतियां करी थी, ठीक है। और हमने जाना था बेल्जियम ने कौन कौन सी चीजें थी जो बहुत अच्छी करी और जिनकी वजह से उनके देश में बिल्कुल शांति बहाल रही। हमने ये सारा मैप बहुत अच्छे से देखा था। और फिर हमने बाद में जाना था कि श्रीलंका में किस तरह से गलत फैसले लिए गए, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध हुआ। यानी कि एक ही देश के जब जनता आपस में लड़ती है, या भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर या किसी भी चीज की वजह से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको गृह युद्ध बोलते हैं। ये सारा हमने देखा था। फिर हमने बेल्जियम की समझदारी भी देखी थी। आज जो हम देखने वाले हैं, आज देखने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्या कारण है कि हमें सत्ता की साझेदारी रखनी चाहिए। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो किसी एक विशेष समुदाय, एक विशेष भाषा या एक विशेष किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर लोकतंत्र को आपको अच्छे से चलाना है, गृह युद्ध जैसी समस्याएं आपको अपने देश में नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल शांति चाहिए जिससे आपका देश का विकास हो सके, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने देश की सत्ता का बंटवारा करना चाहिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदार होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की साझेदारी होनी चाहिए, ताकि किसी को भी बेगानापन महसूस ना हो, किसी को भी ये फील ना आए कि भाई हम तो बेकार हैं इस देश में, हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, ना हमारी भाषा की कदर है, ना हमारी कल्चर की कदर है, ना हमारी कदर है। तो ऐसा फील ना आए, इसलिए क्या होना चाहिए? जो सत्ता है उसमें सबकी साझेदारी होनी चाहिए, सब लोग मिलजुल कर आपस में काम करें। ठीक है, अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी की एक थ्योरी वाली है और एक एमसीक्यू वाली है। आपको 9th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से कराया है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है, तो इनको देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए। चैनल ओपन करने के बाद जब आप चैनल ओपन करेंगे तो वहां पर आपको होम, वीडियो, शॉर्ट और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ये सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि देश में जितने भी लोग हैं उनको बेगानापन महसूस ना हो, वो आराम से शांति प्रिय तरीके से आपस में मिलजुल करके रह सके। और हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या हुआ है कि सत्ता का बंटवारा कर रखा है, यानी कि सत्ता की साझेदारी चल रही है। ठीक है, सभी लोगों को सत्ता में भाग लेने का अधिकार है, और अपने अपने लेवल पर उनको ये अलग अलग तरीके से सत्ता को बांट दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं सत्ता की शक्तियों को बांट दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। ये ऐसे संभव हुआ कि जो लोग पहले से बहुत पिछड़े हुए थे, जो सत्ता में नहीं थे, जैसे हम एससी, एसटी, ओबीसी की हम बात कर सकते हैं, तो उनको क्या किया? आरक्षण देके उनको सत्ता में साझेदार बना दिया गया, ताकि उनकी भी भागीदारी सत्ता में रहे। ठीक है, साथ ही अब हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव होते हैं, उन सभी में महिलाओं की सीट भी आरक्षित होती है। ठीक है, कहीं कितने परसेंट है, जैसे राज्यसभा में या लोकसभा में, या फिर आपके विधानसभाओं का चुनाव जो होता है, उन सब में महिलाओं की कुछ कुछ सीट आरक्षित होती हैं। यहाँ तक कि आपके जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, उनमें भी महिलाओं की सीट आरक्षित होती है। कभी महिलाओं की सीट आती है और कभी पुरुषों की सीट आती है। ठीक है, तो उस तरह से किया गया है ताकि महिलाओं को भी ऐसा ना लगे कि भाई हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो सत्ता में सबकी साझेदारी रहे, यानी कि सब लोग मिलजुल कर आपस में रहें। और ये मिलजुलने वाला हिसाब किताब कब सही बनेगा? वो तब बनेगा जब हर व्यक्ति को ये लगेगा कि ये देश मेरा है। और ऐसा कब लगेगा कि ये देश मेरा है? ऐसा जब लगेगा किसी भी व्यक्ति को, तब उसको बहुत सारे अधिकार होंगे वहां पर, है ना। बहुत सारी चीजें उसके लिए भी होंगी, जैसे बाकी समुदाय के लिए, जैसे बाकी धर्म के लिए है। ठीक है, जैसे हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी, तो बेल्जियम में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था? सत्ता को बांट दिया था कि आधे लोग क्या होंगे? बेल्जियम के होंगे, और आधे लोग आधे लोग बेल्जियम में फ्रेंच भाषी होंगे और आधे लोग डच भाषी होंगे। ठीक है, तो दोनों भाषाओं के लोग सत्ता में रहेंगे। बाद में एक और चीज उन्होंने करी। ठीक है, ये तो केंद्र और राज्य की तरह बांटा उन्होंने। एक और चीज करी कि अलग अलग एक जो एक शासन है वो अलग अलग भी रहेगा, अलग अलग भाषा का। ठीक है, फ्रेंच भाषा का एक अलग नेता रहेगा,
और डच भाषा का एक अलग रहेगा, ताकि वो अपनी अपनी भाषाओं को, अपनी अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी शिक्षाओं को बढ़ावा दे सके, ठीक है, ताकि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। जबकि श्रीलंका ने क्या अपनाया था कि उन्होंने सिंगली भाषा को सर्वोपरि रखा था। सिंगली भाषा में बात करनी है, अगर श्रीलंका में रहना है तो सिंगली भाषा में ही पढ़ाई होगी, और सिंगली भाषा वाले बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये उन्होंने किया था। उसकी वजह से वहां गृह युद्ध हुआ था। अब हम आज ये देख रहे हैं कि सत्ता किस प्रकार से बांटी जानी चाहिए, ठीक है। पहले हम ये देख रहे हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्या कारण है जिसकी वजह से सत्ता की साझेदारी जरूरी है। एक मिनट में अपना पेन ले लेती हूँ। देखिए इसमें लिखा है, पहले हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोल रही है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला है सत्ता का बंटवारा ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। अब अगर हमारे देश में यह आरक्षण वाली सुविधा ना होती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कभी सत्ता में आ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास ना तो पावर है, ना तो उनके पास पैसा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात करी एससी ओबीसी कैटेगरी की, तो ये क्या है, ये काफी लंबे समय से पिछड़े रहे हैं, इसलिए इनको आरक्षण देके इनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि सत्ता में इनकी भी साझेदारी है, ठीक है। इनके समुदाय के लोग भी विधायक बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि इस देश में हमारी क्या वैल्यू है, ऐसा किसी को फील ना है। सबको ये रहे कि ये देश कैसा है, हमारा है। और ये कब फील होगा, जब हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर सत्ता में भागीदारी मिलेगी या फिर उनको अधिकार मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीति, हिंसा मतलब लड़ाई दंगे, और राजनीति अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। अस्थिरता का मतलब है कि लड़ाई दंगे होते रहते हैं, तो सरकार में जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो कभी इसको हटाओ फिर उसको बैठा दो, ठीक है। अब कि ये समुदाय वाला ठीक काम नहीं कर पा रहा, प्रशासक या शासक, उसको हटा के दूसरे को बैठा दो, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि कभी भी वहां तख्ता पलट हो जाता है, ठीक है। जैसे म्यांमार में हुआ पिछले सालों में, ठीक है। नेपाल में भी इस तरह की चीजें होती हैं, कभी लोकतंत्र चल रहा है, कभी वहां राजतंत्र चल रहा है, तो हम कह सकते हैं वहां क्या है, एक राजनीतिक अस्थिरता है, ठीक है। मतलब स्थिर नहीं है चीजें, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो इसलिए ही होता है कि सत्ता में कुछ लोगों की ही पकड़ है, ठीक है, सबकी भागीदारी सत्ता तक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, ठीक है। जब सबकी भागीदारी रहेगी तो सब लोग संतुष्ट रहेंगे और सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि उनको पता है देश कैसे चल रहा है, संविधान से, और संविधान में सबको अधिकार दिए गए, ठीक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई विधायक है किसी इलाके का, या मान लो आप प्रधान, मान लो गांव का प्रधान है, ठीक है। अब एक बार जनरल कैटेगरी का बन गया, बाद अगली बार जब सीट आएगी तो हो सकता है ओबीसी या एससी के ही लोग खड़े हो पाए उस क्षेत्र में, ठीक है। तो एससी और ओबीसी के लोगों को ये रहेगा कि कोई बात नहीं है, इस बार जनरल में गई है सीट, अगली बार हमारी तरफ आएगी, ठीक है। या फिर एससी में ही गई है सीट या ओबीसी में ही जा रही है 2 साल से, तो जनरल वालों को पता है कि आने वाले चुनावों में हमारी बारी भी आएगी, क्योंकि एक प्रक्रिया है आरक्षण की भी। ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार एससी में ही सीट जाएगी, हर बार ओबीसी में ही, ओबीसी के ही नेता खड़े हो पाएंगे, ओबीसी के ही लोग चुनाव के लिए खड़े हो पाएंगे और वही नेता बनेंगे। तो एक प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, कभी किसी की बारी, कभी किसी की बारी, अपने हिसाब से वो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। और ये सारा जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, वो संविधान से चल रहा है। तो सबको ये रहता है संतोष कि इस बार इनकी बारी आई, इस समुदाय के लोगों की, इन लोगों की, अगली बार हमारी बारी आएगी, सब में संतोष बना रहता है और प्रेम बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है बहुसंख्यक। बहुसंख्या माने जो संख्या में ज्यादा है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हिंदू कैसे हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक है, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है हमारे देश में, तो हिंदी भाषा के लोग कैसे हैं, बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक का मतलब संख्या में कम। जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करें तो ये वो धर्म कैसा है, किस तरह से हम उसको काउंट करेंगे कि वो कैसा है, हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, मतलब कम लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले अपेक्षा हिंदू धर्म को मानने वाले, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें, बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका में हुआ था, क्या किया था श्रीलंका वालों ने कि सिंगली भाषा को प्रेफरेंस दिया था, उन्होंने बोला कि सिंगली भाषा वालों को सारे अधिकार है ना, और जो तमिल भाषी लोग थे उनको दबाने लगे थे। पहले आराम से दबाने लगे थे, जब तमिल भाषी लोगों ने ज्यादा आंदोलन करे तो सिंगली भाषा वालों ने क्या किया, उनको दबाने के लिए
हिंसा भी शुरू कर दी, यानी कि मारपीट भी शुरू करी, अपने अपने लेवल पर हिंसा करी उन्होंने, जिसकी जितनी ताकत थी। नेक्स्ट है इसमें कि अगर बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन लाभकारी हो सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए लग सकता है कि हाँ भाई हमने विद्रोह दबा दिया, ठीक है, हमारी चल रही है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये लोग भी बोलेंगे जिनको आज आप दबा रहे हो, ठीक है। जैसे पहले मुगल आए, उन्होंने हमें दबाने की कोशिश करी, सत्ता पर बैठ गए, ठीक है, थोड़े थोड़े विद्रोह कहीं ना कहीं चलते रहे थे। जैसे मराठा की अगर हम बात करें तो शिवाजी राजे ने मोर्चा संभाल रखा था, और बहुत सारे दक्षिण में भी राजा थे उस समय जो मोर्चा संभाले हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, सॉरी मुगलों के खिलाफ, ठीक है। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों के खिलाफ भी थोड़े थोड़े विद्रोह चलते रहते थे, जैसे अवध है, जैसे झांसी है ना, जैसे हैदराबाद था। तो अलग अलग जगह क्या चलते रहते थे, विद्रोह चलते थे। कैसे वो क्या कर रहे थे अंग्रेज, पहले उन्होंने आके धीरे धीरे शासन करना शुरू, मतलब व्यापार करना शुरू करा, फिर थोड़ी थोड़ी शक्तियां ले ली, फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने दबाना शुरू करा, फिर उन्होंने कोशिश करी कि भाई अगर पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो सत्ता पर अपनी पकड़ बना रहे थे, ठीक है, और ये चीज भारत के लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, ठीक है। आज आप किसी को दबा दोगे तो कल जब उसमें थोड़ी सी ताकत आएगी, जब वो आपके अत्याचारों से भर जाएगा, तो जो उसके अंदर ताकत आएगी फिर वो आपका विरोध करेगा। और ऐसा नहीं है ये चीज देश में लागू होती है, आपके घर में लागू होती है, आपके दोस्तों में लागू होती है, आपके परिवार में लागू होती है, आपके ऑफिस में लागू होती है, कि कुछ लोगों को अगर आप अपने बलपूर्वक दबा लोगे, ठीक है, तो बाद में अभी तो वो दब जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ आप शक्तिशाली हैं, आपने उनको दबा लिया, लेकिन बाद में धीरे 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 जब जिनको आप दबा रहे हैं वो हिम्मत जुटाएंगे और एक दिन आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कुछ भी मतभेद है या कुछ भी आपको काम निकलवाना है अपनी टीम के साथ, अपने समुदाय में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर बात करें और काम का बंटवारा या किसी भी चीज का बंटवारा या शक्तियों का बंटवारा कैसा करें, समान रखें, परिवार में भी, ऑफिस में भी, बाकी सारी समुदाय वाली जगहों भी, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनका उनका शोषण हो रहा है या उनको दबाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि किसी को ये फीलिंग आना कि उसका शोषण हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, वो बाद में आपके लिए घातक साबित होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पर कही गई है कि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी दिख सकता है, यानी कि उस समय दिखेगा कि हाँ ये सही है, कि किसकी चल रही है, कि जैसे सिंगली भाषा की चल रही थी शुरू शुरू में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता, अखंडता का मतलब हो गया कि वो लोग क्या करेंगे, फिर विद्रोह करने लगेंगे, वो लोग ये कहने लगेंगे कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। जैसे श्रीलंका में हुआ, वो लोग कह रहे थे कि हम सिंगली भाषी लोगों के साथ नहीं रहेंगे, या तो हमें अलग राज्य दे दो, ठीक है, जिसमें तमिल भाषी लोग ही रहेंगे, या फिर आप संशोधन करो, तो हिंसा हुई, ये सारी चीजें हुई। तो बाद में इस तरह की चीजें होंगी, अखंडता, ठीक है, यानी कि एक साथ जो मिलकर रहने वाली चीजें, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो देश चल रहा है, वो वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी समूह को देश में दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो क्या करेगा, वो दुश्मन देश के साथ मिल जाएंगे, वो उस समुदाय के लोग धीरे धीरे करके, और बाद में फिर वो उनकी भाषा बोलने लगेंगे, उनको खुफिया जानकारी देने लगेंगे, तो अपने ही देश में वो अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और दुश्मन देश से जाकर मिल जाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ भी है कई सारी देशों में, ठीक है। तो किसी को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान में भी हो रहा है इस समय। कैसे कि पाकिस्तान का एक राज्य है जिसका नाम है बलूच, ठीक है। अब बलूच को उन्होंने बहुत टाइम तक दबाया, दबाने का मतलब है कि वहां से बहुत सारे खनिज निकाल लिए, लेकिन उनका विकास नहीं करा, ठीक है। उनको राशन की सुविधा, उनको पानी की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं उनको कुछ भी नहीं दी, और क्या कर रहे थे, बदले में उनसे खनिज निकालकर वो बेच रहे थे, ठीक है, चाइना को बेच रहे थे। अब बलूच वाले लोगों को धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी, और अब बलूच जो है वहां विद्रोह कर रहे हैं, बलूच के लोग, ठीक है, और पाकिस्तान के लोगों से ही बलूच के लोग विद्रोह कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो सेपरेट रहेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान में लंबे समय से उनको ये चीज महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान के लोग बलूच प्रांत के साथ गलत कर रहे हैं, यानी कि बलूच राज्य के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर किसी एक समुदाय को, किसी एक भाषा को, किसी एक राज्य को दबाने की कोशिश करे तो देश की अखंडता खत्म हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है इसमें ये एक कार्टून के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना इसको जरूर से। नेक्स्ट है इसमें, बहुसंख्यक का अत्याचार सिर्फ सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता, यानी कि ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम है, ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ ही अत्याचार कर रहे हो तो उनके साथ ही गलत हो रहा है, बल्कि
पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है, अभी मैंने बताया कि पाकिस्तान के लोगों ने बलूच के साथ बुरा किया और बलूच वाले क्या चाह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, और वो इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, ठीक है, भारत का झंडा लहरा रहा है। वो चाहते हैं कि वो भारत उनको अपने में मिलाए, भारत उनके साथ अच्छे संबंध रखे, बलूच वाले ऐसा चाहते हैं। और बलूच किसका राज्य है, पाकिस्तान का राज्य है। तो ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं अगर आप अपने ही देश में किसी को दबाने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आया कि बहुसंख्यक अगर किसी को दबाएंगे, उसके साथ अत्याचार करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है तो उनके लिए परेशानी क्रिएट हो रही है, नहीं, वो बहुसंख्यकों के लिए भी हो रही है। जो संख्या में ज्यादा है उनका भी बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक आज तो दब जाएंगे, कल को फिर वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलकर दूसरे तरीके से अत्याचार बहुसंख्यक लोगों पर करना शुरू कर देंगे, या फिर देश की कुछ खुफिया जानकारी वो दुश्मन देश के साथ साझा कर लेंगे और देश को नुकसान पहुंचाएंगे। देश को नुकसान पहुंचाएंगे मतलब बहुसंख्यक लोगों को, ठीक है, जो संख्या में ज्यादा है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट है इसमें, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है उसमें सत्ता का बंटवारा होना ही चाहिए, ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है, ठीक है। कौन सी बात? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये कहीं भी आपको काम आएगी, और जब भी आप इसको लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में या कभी भी, ठीक है, एग्जाम में जब भी इसको लिखेंगे इस लाइन को, तो आप अलग पेन से लिखना, ताकि चेक करने वाले टीचर को ध्यान रहे कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। क्या है? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि अगर आप सत्ता को नहीं बांटोगे, सत्ता का बंटवारा नहीं करोगे, शक्तियों को नहीं बांटोगे, तो क्या होगा, देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं चल पाएगा, हिंसा होती रहेगी, अस्थिरता होती रहेगी, ठीक है। पार्टियां के जो नेता हैं वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। हर 2 साल में प्रधानमंत्री चेंज होता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन चलते ही रहेंगे। कहीं ना कहीं जिन लोगों को लगेगा कि भाई उनका शोषण हो रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनके इलाके का विकास नहीं हो रहा, उनका विकास नहीं हो रहा, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा, तो वो लोग तो फिर आंदोलन करेंगे ना, तो क्या होगा, अस्थिरता बनी रहेगी। नेक्स्ट है इसमें, लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि जो लोग, एक मिनट, क्या हुआ है, हाँ, सत कहाँ थे, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और ये लोग इस दर्रे से रहें। मतलब जो भी लोकतंत्र है, जो भी देश लोकतंत्र है उसमें संविधान है, ठीक है। हर देश में संविधान है, जिसमें लोकतंत्र होगा उसमें संविधान होगा ही होगा। और संविधान में मेनली क्या चीज लिखी है? मेनली यही चीज लिखी है कि भाई सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको जॉब करने का अधिकार मिलना चाहिए, यही तो लिखा है हर देश के संविधान में। यही तो सारी चीजें हैं जो लिखी हुई हैं कि किस तरह से इतने सारे समुदाय, इतनी सारी भाषा, इतने सारे धर्म के लोग कैसे रहेंगे आपस में मिलकर। तो वो रूल बुक है हर एक देश की, ठीक है। हर देश का अपना अलग संविधान है और उसमें इस तरह की चीजें ही लिखी होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, इसलिए वैध सरकार, वैध यानी कानूनी तौर से सही, लीगल, ठीक है। वैध यानी लीगल, कोई चीज होती है लीगल यानी कि वो ठीक है, आप वो काम लीगल काम कर रहे हो, ठीक है। एक होता है इनलीगल काम या फिर गैर कानूनी, ठीक है। तो गैर कानूनी काम कैसे होते हैं? गलत होते हैं, जैसे चोरी चकारी करना, ये सारी काम करना, धोखाधड़ी करना, तो ये सब क्या होते हैं? गैर कानूनी। तो यहाँ पे बोला गया वैध, वैध का मतलब आप समझ गए ना, वैध का मतलब होता है लीगल, ठीक है। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है, इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसके बारे में इन्होंने बोला है कि इन दो तर्कों को हम क्या कह सकते हैं? युक्तिपरक, और दूसरे एक एक तर्क को हम युक्तिपरक बोल सकते हैं, दूसरे तर्क को हम नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिणाम पर जोर देता है, ठीक है। युक्तिपरक वाला यानी कि सत्ता को बांट दिया जाए, सत्ता की हिस्सेदारी, साझेदारी सभी समुदाय की, सभी धर्म के लोगों की रहे, तो ये क्या होता है? ये समझदारी वाला तर्क और लाभकारी वाला तर्क होता है, इससे लाभ होता है देश को। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जानी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो युक्ति परक के बारे में यहाँ पर दे रखा है थोड़ा सा कि युक्ति परक क्या होता है। लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसले अक्सर इसके उलट होते हैं।
युक्तिपरक का मतलब है कि सब, यहाँ जो इस शब्द का प्रयोग हुआ है इस समय, यहाँ पर इस शब्द का मतलब होता है कि सभी का ध्यान रखा जाए, सभी के लाभ हानि का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो किसी समुदाय को किसी भी फैसले से नुकसान हो और दूसरे समुदाय को लाभ हो। ठीक है, यानी कि सभी का ध्यान रखा जाए, जो चीज मैं पीछे बोल रही थी। ये कुछ चीजें दे रखी हैं इसमें कि बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, कौन पढ़ती है? एनीते। ठीक है, एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि वे पढ़ाई फ्रेंच में करें। यानी कि वो है तो डच भाषा की लड़की है, लेकिन उसके फ्रेंड क्या चाहते हैं कि वो किस में पढ़ाई करे? फ्रेंच भाषा में पढ़ाई करे। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह उसके स्कूल से बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और उसके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। वही भाषा की लड़ाई है। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा को पूरा कर सकती है? किससे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? ठीक है, यानी कि जिस देश में सत्ता की साझेदारी हो रही है उस देश में इस तरह की चीजें हैं कि वो अपनी भाषा में पढ़ सकती है, और जिस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं हो रही है उस देश में वो अपनी भाषा में नहीं पढ़ सकती। ठीक है, एक और कहानी यहाँ पर दी गई है और उस कहानी के जरिए समझाया गया है खलील की उलझन। ठीक है, एक देश है वो है लेबनान। ठीक है, यहाँ कहीं दे रखा होगा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ ली है, आप लोगों का काम है इसको पढ़ना। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो गृह युद्ध होते हैं या आपस में समुदाय की लड़ाई होती है, क्यों? क्योंकि सत्ता किसी एक समुदाय या एक धर्म के या एक भाषा के लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ समझाने जैसा नहीं है, कहानी जैसी है, कहानी आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ चीजें जो समझाने वाली हैं वो इसमें है और हम इनको विस्तार से देखेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये सारी चीजें सुननी है। नेक्स्ट है सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। ठीक है, पहले क्या था कि सत्ता का हम बंटवारा नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। बाद में क्या विचार आया कि नहीं भाई, सत्ता को बांट लो ताकि लोगों में आपस में लड़ाई ना हो। ठीक है, लंबे समय से यही मानता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या किसी खास स्थान में रहने वाले समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यानी कि जैसे हम बेल्जियम का अभी उदाहरण देख रहे थे, तो वो ऐसे भी तो कर सकते थे क्योंकि फ्रेंच भाषी जो लोग थे वो शिक्षित थे, उनके पास पैसा था, उनके पास पावर थी, तो वो अपनी चला सकते थे। या फिर ऐसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हम ये कहें कि केवल हिंदी भाषी जो लोग हैं वही नेता बनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही राष्ट्रपति बनेंगे, वही MP MLA सब कुछ वही बनेंगे। तो बाकी जो भाषा के लोग हैं, ठीक है, मराठी की बात करें, हम तमिल की बात करें, हम कन्नड़ की बात करें, हम मलयालम की बात करें, ठीक है, इतनी सारी जो भाषा है, जो 22 भाषाएं, 22-24 भाषा है अपने देश की, ये तो वो भाषा है जिनको संविधान में जगह दी गई है। बहुत सारी भाषाएं, हजारियों भाषा हमारे देश में हजारियों बोली हमारे देश में बोली जा रही है इस टाइम पर। ठीक है, तो हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा गया है संविधान में और सबको साझेदारी का मौका दिया गया है। तो यही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी खास व्यक्ति के हाथ में सत्ता रहे, किसी खास समुदाय के हाथ में सत्ता रहे। उससे क्या होगा, बाकी लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और फिर विद्रोह होगा, फिर हिंसा होगी, फिर लड़ाई होगी, फिर गृह युद्ध होगा और उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता जिस देश में गृह युद्ध चल रहा हो। जब जनता आपस में ही लड़ रही है तो विकास के बारे में कहाँ सोचेगी सरकार? तो फिर उसको दबाने में ही लगी रहेगी। उस सरकार का पूरा ध्यान किस में रहेगा कि भाई दंगे ना हो, शांति बहाल कराओ, इसमें ही लगा रहेगा। वो विकास के बारे में कब सोचेगी? नेक्स्ट है इसमें, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर जाए तो तुरंत फैसले और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता का बंटवारा कर दें, एक अवधारणा है कि हम सत्ता का बंटवारा कर दें, तो फिर फैसले लेने में काफी देर लग जाएगी। मान लो सत्ता हमने बांट दी, अब सत्ता अलग अलग समुदाय के हाथ में है, अलग अलग लोगों के हाथ में है, तो फिर हम जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो हमें उन सबसे पूछना पड़ेगा जो सत्ता में है। तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी काम करने में देरी होगी। जैसे होती है, हर लोकतंत्र में होती है, जैसे हमारे देश में भी कोई कानून पास होगा, उस कानून को पास होने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या करना होता है, लोकतंत्र में सबको राजी करना होता है। ठीक है, सब लोगों की सहमति लेनी होती है, सब लोगों को खुश रखना होता है। ठीक है, सब लोगों की सहमति लेनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और जो संसद है वो क्या है, एक तरह से जब कानून वगैरह पास होते हैं तो जिसका बहुमत ज्यादा होता है, मतलब जिस बिल पर या जिस कानून पर
जितने ज्यादा एमपी सिग्नेचर करेंगे, जितने ज्यादा एमपी सहमत होंगे, उसी बिल को पास किया जाएगा और वही बाद में कानून बनेगा। या जनता के लिए कोई भी सुविधा है या कोई भी योजना है वो कब बनाई जाएगी, जब ज्यादा से ज्यादा एमपी उसको वोट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वयं शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपने शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों का उचित सम्मान किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, सबको मौका दिया जाता है शासन करने का, है ना, सबकी इच्छाओं का, सबकी एक मिनट, हाँ, तो सबकी चीज सबके भावनाओं का सम्मान किया जाता है किसमें, लोकतंत्र में। इसमें लोग स्वशासन की संस्था के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां मतलब सरकार जो नीतियां बना रही है, उस सरकार जो भी काम कर रही है उसको बोलते हैं सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिक, एक मिनट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिक को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर बात करते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण इसमें दे रखा है, एक मिनट, हाँ, पहला उदाहरण इसमें दे रखा है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी कि जैसे जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले पार्ट में, मैंने क्या बताया था कि मांतेस्क्यू की बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में कि सत्ता का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र अच्छे से चलाया जा सके। ठीक है, बुक का क्या नाम था, द स्प्लिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्प्लिट्स ऑफ लॉज यानी कि कानून की आत्मा। ठीक है, हिंदी में हम उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, कानून की आत्मा वाली बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, हिस्ट्री में मांतेस्क्यू के बारे में हमने पढ़ा था जब हम फ्रांस के और रूस की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये जो चीजें हैं ये वहीं से ली गई हैं, उसी बुक से ली गई हैं मेनली। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे, अब देखिए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि विधायिका क्या होती है। विधायिका होती है जो हमारे लिए कानून बनाती है, जो पूरे देश को सुचारू रूप से चलाती है। ठीक है, उसमें कौन आएगा, उसमें विधानसभा आएगी। ठीक है, या विधानसभा या विधायिका भी बोलते हैं उसमें संसद आएगी। ठीक है, अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के हित के लिए, पूरे देश के कल्याण के लिए कहाँ फैसले लिए जाते हैं, संसद में लिए जाते हैं। अगर हम केवल राज्य की बात करें, किसी भी स्पेशल राज्य की बात करें, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जैसे हम गुजरात की बात कर रहे हैं, या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, या पंजाब की बात कर रहे हैं, तो उनको कोई भी कानून बनाना है, कोई भी अपने राज्य के हित के लिए, कल्याण के लिए कोई भी सुविधाएं देनी है या कुछ भी करना है, तो वो क्या करते हैं, अपनी राज्यसभाओं में इन सारी चीजों को पास करते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर कोई काम करना होता है तो राज्यपालिका, राज्यसभा, है ना। अगर अगर केंद्र सरकार के लिए काम करना होता है तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में आता है। ठीक है, सॉरी मैंने वहां पर राज्यसभा बोल दिया। अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में क्या होती है, राज्य में होती है विधायिका। ठीक है, राज्य में क्या होती है, विधायिका, या हम उसको बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। अगर हम राज्य की बात करें तो वहां पर विधानसभा होती है, अगर हम केंद्र की बात करें तो वहां पर संसद होती है। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं, राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में है उससे रिलेटेड चैप्टर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विधायिका का मतलब समझ गए, जहां हमारे लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, संसद या राज्य स्तर की सरकारें। नेक्स्ट है इसमें कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन होता है, जो प्रशासन में है। प्रशासन में है मतलब जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जो हमारे जितने भी प्रकार के दफ्तर हैं, ठीक है, जो हमारा बैंक के जो ऑफिस हैं, और जो हमारी नगर पालिका के ऑफिस वगैरह हैं, मतलब एक तरह से जो सरकार में लोग हैं। ठीक है, जो सरकार जो पूरे देश को चला रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे, इसमें राष्ट्रपति भी आएंगे, यानी कि जो व्यक्ति सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं सरकार से तनख्वाह लेकर, ठीक है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर बैठे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वो होते हैं कार्यपालिका में। अब न्यायपालिका की हम बात कर लेते हैं, तो न्यायपालिका में
केवल और केवल हम बात करेंगे कोर्ट के बारे में। ठीक है, कोर्ट का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिले की जो कोर्ट होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो निचले स्तर की यानी कि स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारी कोर्ट होती हैं। ठीक है, अलग अलग शहर में कोर्ट होती है ना, अलग अलग शहर में जज बैठते हैं। आपने टीवी या किसी भी सीरियल में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, जो अदालत वगैरह सी होती है। ठीक है, उस तरह का। तो वो क्या है, वो है न्यायपालिका। अब हमारे देश में सत्ता का बंटवारा कैसे कर रखा है कि न्यायपालिका के कोई भी काम में ना तो विधायिका इंटरफेयर कर सकती है, यानी कि संसद का कोई भी एमपी एमएलए न्यायपालिका पर यानी कि किसी भी जज पर यह दबाव नहीं बनाया सकता है कि उसको क्या फैसला लेना है और क्या नहीं लेना है। मान लो किसी आदमी को फांसी होनी है, या मान लो किसी नेता ने कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, किसी ने कोई भी अपराध कर दिया, किसी भी नेता ने, ठीक है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा है, एमएलए है, एमपी है, कुछ भी है, उसने अपराध किया है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो न्यायपालिका उसको दंड देगी, चाहे वो सीएम है कहीं का भी। जैसे पीछे दिल्ली में भी हुआ था, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी पर कुछ आरोप लगाए गए और कोर्ट ने आदेश दिया, उनको कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। ठीक है, आरोप सिद्ध नहीं हुए लेकिन उतने समय उनको जेल में रहना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। अब अगर न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र नहीं होती तो सीएम क्या बोलते, अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलते कि हम सीएम है, ठीक है, और आप जज हो, तो आप हमारे हिसाब से काम करो। आपकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि आपने पुलिस हमारे दरवाजे पर भेज दी और हमें गिरफ्तार कर रही है। यानी कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी नहीं होती। अगर पूरी ताकत उनके हाथ में होती, किसी भी सीएम के हाथ में, किसी भी पीएम के हाथ में, या फिर किसी एमएलए एमपी के हाथ में होती, तो हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि जो अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, चाहे वो सत्ता में है, चाहे वो पैसे वाला है, कितना भी पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, न्याय के सबके लिए क्या है, समान है। और ये कब है, किसकी वजह से है, क्योंकि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पर किसी तरह का, किसी भी नेता का कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल तरह से स्वतंत्र होती है। विधायिका हमने जान ली, न्यायपालिका हमने जान ली, कार्यपालिका हमने जान ली। ठीक है, अब इन सबकी क्या है, शक्तियां अलग अलग है। न्यायपालिका की शक्तियां मैंने बता दी। अब देखो, जैसे विधायिका में कुछ जो लोग बैठे हैं, ठीक है, जो संसद में बैठे हैं, उनके ऊपर ये न्यायपालिका वाले दबाव नहीं बना सकते। ये नहीं बोल सकते कि आपको कौन से नियम बनाने हैं, कौन से नियम नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये कानून के किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जब विधायिका कानून बना देगी तो उसका पालन करना इनका धर्म है, प्रत्येक जज का, है ना। प्रत्येक न्यायपालिका के व्यक्ति का, यानी कि प्रत्येक जज का ये धर्म है कि विधायिका ने जो कानून बनाया उसको लागू कराए। लेकिन कानून बन रहा है तो संसद में जाकर कोई भी जज इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह के कानून मत बनाओ, या इस तरह की आप योजना मत बनाओ, इससे देश को नुकसान होगा, वो नहीं इंटरफेयर कर सकता। ठीक है, तो ये और ये स्वतंत्र हो गया। अब हो गया कार्यपालिका। कार्यपालिका भी अपना स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है कि अगर कुछ भी, जैसे कार्यपालिका में कौन आते हैं, प्रशासक आते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। जैसे हम पुलिस का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो अगर किसी ने अपराध किया है और जांच में पता लग रहा है कि उसने अपराध किया है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान हो। ठीक है, उस पर ना तो ये लोग दबाव बना सकते हैं, विधायिका के लोग, संसद के लोग, और ना ही ये जज वगैरह बना सकते हैं। तो ये क्या है, तीनों आपस में स्वतंत्र हैं। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। इनका काम है जनता के कल्याण के लिए कानून बनाना, जनता की व्यवस्थाओं को देखना, जनता के लिए सड़क बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अन्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, ठीक है, अन्य सुविधाएं देखना। इनका काम है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका ठीक से पालन करवाना। कार्यपालिका का क्या काम है कि जो नियम बनाए गए हैं, जैसे ट्रैफिक रूल बनाया गया है, या फिर कानून बनाए गए हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में सभी बच्चों का बराबर हिस्सा होगा, ठीक है, इस तरह के जो भी कानून बनाए गए हैं, हर तरह की चीजों के कानून लिखे हुए हैं हमारे संविधान में। तो जो भी कानून बनाए गए हैं उनको ठीक से बहाल करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका का। और न्यायपालिका क्या देख रही है कि जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुरूप काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, इसी के आधार पर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है तो इसकी क्या सजा होगी। संविधान में जो भी सजा लिखी है वो सजा सुनाएंगे न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका किसके हिसाब से काम कर रही है, न्यायपालिका काम कर रही है संविधान के हिसाब से, और ये पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र है। तो आपको समझ में आया कि सत्ता का बंटवारा कैसे कर रखा है। अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होता, ठीक है, सारी सत्ता की शक्ति विधायिका के पास होती, संसद के पास होती, तो इतना ज्यादा करप्शन हो जाता हमारे देश में कि आज हमारे पास खाने को रोटी नहीं बचती। इतना करप्शन हो जाता अगर सारी शक्ति इनके पास होती। तो एमपी एमएलए, ठीक है, विधायक, ये क्या करते, खूब करप्शन करते, इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता।
कार्यपालिका की चलती नहीं। अगर कोई एफआईआर करता तो पुलिस वाले इनको जेल में डाल ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि फिर ये बोलते कि अच्छा हम तुम्हारी नौकरी से हटा देंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ करा, और ना फिर ये कुछ बोल पाते कि भाई संविधान में ये लिखा है, ये भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो चलती किसकी? इनकी चलती है, तो ये अपनी चलाते और गलत निर्णय लेते। ठीक है, तो बिल्कुल जो माहौल है वो ऐसा होता ही नहीं जैसा आज है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? सत्ता के बंटवारे की वजह से सबको सत्ता बांट दी। ठीक है, आपको समझ में आया कि तीनों जगह कैसे कैसे सत्ता बांट रखी है। इनका काम अलग है, इनके काम में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। इनका काम अलग है, इनके काम में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इनका काम अलग है, इनके काम में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। सबका अलग अलग काम है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। इसको ही बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, या सत्ता का बंटवारा, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति के पास ना होकर बहुत सारे व्यक्तियों के पास है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे देश में अगर नेता अपराध करने लगे या जनता का शोषण करने लगे तो कौन बचाएगा हमें? तो हमें बचाएगी कार्यपालिका। हम एफआईआर करेंगे, ये आएंगे, उनको पकड़ के ले जाएंगे और फिर उनसे जवाब मांगेंगे आप जनता के साथ ऐसे कैसे कर रहे हो, और ये देखेंगे कि अच्छा तुम जनता के साथ इतना कैसे गलत कर सकते हो, संविधान में इस तरह के रूल नहीं है, तो जाओ भाई जेल। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जेल भेज देंगे। तो ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। किसके लिए फायदेमंद है? जनता के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में जो जनता है उसके लिए। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, ध्यान रखना। इसको क्या बोल रहे हैं? ये सत्ता का, देखो एक लाइन मैंने वहां नोट कराई थी, एक यहाँ पर है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इनमें क्या है? कोई बराबर, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब क्या है? बराबर है। ठीक है, न्यायपालिका भी उतना ही अपना अधिकार रखती है देश पर, देश की जनता पर। न्यायपालिका भी उतना ही रखती है, कार्यपालिका भी उतना ही रखती है, और विधायिका भी उतना ही रखती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? विधायिका कौन? संसद। नेक्स्ट है ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। असीमित उपयोग का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चला सकता, अपनी नहीं चला सकता, संविधान के हिसाब से चलेगा वो। ठीक है, अगर अंग दूसरे पर अगर सॉरी हर अंग दूसरों पर अंकुश रखता है, इसके विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है। कार्यपालिका क्या करती है? सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन है। संसद यानी कि विधायिका के अधीन है। कौन अधीन है? कार्यपालिका। न्यायपालिका की नियुक्ति यानी कि न्यायपालिका के जो जज वगैरह होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका के लोग ही करते हैं, यानी कि राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो बड़ी अदालत होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उनके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में जो एक मुख्य जज होता है किसी भी प्रदेश की हाई कोर्ट का, उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। बाकी के जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी कौन किसके अंग हुए? ये कार्यपालिका के अंग हुए। ठीक है, जो भी आदमी सरकार का है, जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है काम करने की, जो बाद में पेंशन लेगा, वो कौन है? वो सरकार का आदमी है, यानी कि वो कार्यपालिका है, यानी कि वो काम कर रहा है देश के लिए। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा, यानी कि जो विधायिका ने नियम बनाए हैं, जो कार्यपालिका ने नियम बनाए हैं, उन पर ही कौन अंकुश रखती है? न्यायपालिका। यानी कि जो कानून बना दिए उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कानून सबके लिए क्या है? समान है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलित व्यवस्था भी कहते हैं। अब देखो दो पॉइंट हो गए इसमें। ठीक है, एक मिनट, पेन नहीं आ रहा। हाँ, देखो एक पॉइंट मैंने ऊपर नोट करवाया, एक पॉइंट यहाँ है। इस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था को? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाली व्यवस्था को, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। संतुलन की अवस्था का मतलब है सब के काम बटे हुए हैं, सब अपने अपने काम करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली कि अलग अलग चीजों में बंटवारा हो गया। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे।
पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह, अभी मैं पढ़ रही हूँ, बाद में आपको और समझाऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं समझाऊंगी, हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान ने इस बात को स्पष्ट उल्लेखित किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, किस तरह की चीजें होंगी, ये पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी देश है उसमें क्या करा है, एक तो सत्ता का बंटवारा कैसे किया था, पीछे कैसे किया था, उन्होंने विधायिका को अलग शक्तियां दे दी कि भाई तुम कानून बनाओ देश के कल्याण के लिए, जनता के भले के लिए, ठीक है। कार्यपालिका से कह दिया कि देश को सुचारू रूप से चलाओ, ठीक है, सारे विभाग वगैरह काम कर रहे हैं देश को अच्छे से चलाने के लिए। न्यायपालिका को काम दे दिया कि तुम देखते रहना कि जो नियम बनाए वो देश जो है उस नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, अगर कोई कुछ काम गलत कर रहा है तो उसको जेल भेजने का काम कुछ है जज का, यानी कि जब जज आदेश देते हैं कि हाँ ये वाला व्यक्ति जो है ये अपराधी है, तभी वो व्यक्ति जेल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सत्ता का बंटवारा कैसे किया है कि मान लो हमारा देश है, अब हमारे देश में क्या है, 28 राज्य है ना। अगर किसी एक राज्य को ये बोल दिया जाए कि भाई तुम करोगे पूरे देश पर शासन, ठीक है, अब मान लो हिंदी भाषी लोग शासन कर रहे हैं, तो वो तो फिर हिंदी में करेंगे सारी चीजें, तो फिर वो हिंदी वाले लोगों को ज्यादा प्रमोट करेंगे, यानी कि उन लोगों को ज्यादा नौकरी देंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सत्ता के बंटवारा कैसे कर रखा है कि एक तो होगा केंद्र, ठीक है, जैसे हमारे देश में है केंद्र, एक केंद्र है यानी कि संसद है, पूरे देश के लिए जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। पूरे देश की सुरक्षा का काम कौन करेगा, केंद्र। केंद्र में कौन है, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, ये सब कौन सा काम देखेंगे, ये केंद्र में काम देखेंगे, यानी कि पूरे देश का संचालन कौन देखेगा, ये लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरे देशों से कोई भी सामान खरीदना है, दूसरे देशों को कोई भी सामान बेचना है तो कौन देखेगा, केंद्र देखेगा। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की, ठीक है, यानी कि कोई भी अटैक होता है देश पे तो ये देखने का काम किसका है, ये देखने का काम है केंद्र का। तो हमारे जो बैंक आते हैं, पूरे भारत के जो बैंक है वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो किसके हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। हमारी जो सेना है वो किसके अंतर्गत आती है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, यानी कि पूरे देश के लिए जो फैसले लेंगे वो कौन लेंगे, वो केंद्र में बैठे हुए लोग लेंगे। और अगर हम अपने देश की बात करें तो कौन लोग लेंगे, जो दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में कौन बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। दिल्ली में कौन बैठे हैं, राष्ट्रपति जी। दिल्ली में कौन बैठे हैं, उपराष्ट्रपति जी। दिल्ली में कौन है, संसद। तो ये इसका काम क्या है, पूरे देश का सही से संचालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। जीएसटी कौन वसूल रहा है, केंद्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई टैक्स आएगा तभी तो देश के लिए हम सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ठीक है। केंद्र सरकार के स्कूल भी होते हैं जिनको हम केवीएस बोलते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास, यानी कि कोई भी प्रदेश, देश का कोई भी प्रदेश सेना से रिलेटेड कोई फैसला नहीं लेगा। अब मान लो, अब मैं इसको दूसरी तरह से समझाती हूँ आपको केंद्र की शक्तियां समझ में आ गई, केंद्र का क्या काम है। अब हम देखते हैं राज्य का। देखो भारत में जितने भी राज्य बनाए गए हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं है, वो बनाए गए हैं, एक मिनट हम मैप में एक बार देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रहिए, क्योंकि मैं भी आपको 100% देना चाहती हूँ अपना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बताना चाहती कि बाद में आपको कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है। अब ये भारत का मैप निकल रहा है, भारत के मैप पर बात करेंगे। ओह, गलत मैप निकल गया, सॉरी, डिलीट, एक मिनट, फिजिकल मैप निकल गया था, हम ये वाली मैप देखते हैं, वाला। हाँ देखो ये मैप आ गया, इसमें हम बात करते हैं। देखो ये है दिल्ली, एक मिनट, पेन कहाँ है, हाँ देखो ये है दिल्ली, और दिल्ली दिल्ली क्या कर रही है, पूरे देश देश को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है, दिल्ली की है, ठीक है, किसकी है, दिल्ली की है। अब दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं, पूरे देश के बारे में। अब इन्होंने सत्ता का बंटवारा कैसे कर रखा है कि जो देश के मुख्य निर्णय हैं, जो बड़े निर्णय हैं, जो बड़े डिसीजन हैं, वो कौन लेगा,
वो दिल्ली में बैठे हुए लोग लेंगे। लेकिन अब देखो अपने अपने प्रदेश की अलग अलग समस्या है, ठीक है। महाराष्ट्र की अलग है, ठीक है, राजस्थान की अलग है समस्या, उत्तराखंड की अलग है, वहां के स्कूल अलग है, वहां की भाषा अलग है, सब कुछ अलग है। उत्तराखंड में अलग भाषा बोली जा रही है, अलग तरह की संस्कृति है, अलग तरह के पहनाव ओढ़ाव है। गुजरात में अलग तरह के पोशाक पहने जाते हैं, अलग तरह की भाषा बोली जाती है, अलग तरह के खाने होते हैं, अलग तरह का कल्चर है, ठीक है। अगर हम कर्नाटक में देखें तो यहाँ पर अलग तरह का चल रहा है, भाषा अलग है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की संस्कृति अलग है, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जलवायु है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पूरी तरह से ठंड है, और यहाँ ठंड कभी होती ही नहीं है। कर्नाटक में कभी ठंड होती ही नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं हर प्रदेश की। तो हमारे यहाँ हमारे देश में सत्ता किस तरह से बांट रखी है कि जो केंद्र है वो पूरे देश के लिए डिसीजन लेगा, और राज्य अपने लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं। यानी कि अगर गुजरात के किसी स्कूल में क्या सिलेबस होगा उस पर कोई भी इंटरफेयर केंद्र नहीं कर सकता, ठीक है। दिल्ली नहीं बोल सकता, दिल्ली में बैठे हुए लोग ये नहीं बता सकते कि गुजरात के बच्चों को कौन कौन सी भाषा पढ़नी है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे, है ना। गुजरात के जो विधायिका है वो डिसाइड करेगी कि बच्चे कौन सी भाषा पढ़ेंगे, हॉस्पिटल किस तरह के होंगे, कौन सोचेगा, ये राज्य सरकार सोचेगी, ये राज्य सरकार का काम है, ठीक है। इसमें ये केंद्र वाले इंटरफेयर नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, ये महाराष्ट्र के सीएम तय करेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र की विधायिका तय करेगी, वो नहीं करेगी, केंद्र नहीं बताएगी इनको, ठीक है। अगर सजेशन मांगा जाएगा तो ये बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। जैसे हम एनईपी की बात करें, ठीक है, जो एनईपी है हमारा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके हिसाब से कुछ ही देश सॉरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो कुछ ही प्रदेशों में लागू हुई है, सारे प्रदेशों में लागू नहीं हुई है, क्योंकि ये हर राज्य सरकार का अपना मुद्दा है कि जो केंद्र ने नीतियां बनाई हैं वो अपने राज्य में लागू करे या ना करे, ठीक है। हर राज्य की नीतियां अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ राज्यों में क्या है, लड़की और लड़के को समान अधिकार दिए गए हैं, यानी कि पिता की प्रॉपर्टी में लड़का भी उतने का हिस्सेदार है, लड़की भी। कुछ राज्यों में नहीं है, जैसे यूपी में लड़कियां घर मकान में तो हिस्सेदार हैं, लेकिन गांव की जो जमीन है उसमें हिस्सेदार नहीं है। अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसको हिस्सा मिलेगा, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तब, ठीक है, उसको हिस्सा मिलेगा, या कोई विधवा है उसको हिस्सा मिलेगा, या उसका डाइवोर्स हो गया तो हिस्सा मिलेगा। अगर वो शादीशुदा है तो उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हर प्रदेश में अलग अलग नियम है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है, लड़की लड़के को बिल्कुल समान अधिकार है, जमीन जायदाद है, घर मकान है, सब में बराबर की हिस्सेदार है। अगर किसी व्यक्ति के एक लड़का एक लड़की है तो वो दोनों क्या है, बराबर के हिस्सेदार है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सत्ता कैसे बटी हुई है भारत में। एक तो केंद्र है, केंद्र में जो सॉरी यहाँ है केंद्र, केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो सबके लिए डिसीजन लेंगे, पूरे भारत के लिए डिसीजन लेंगे, और राज्य में जो लोग बैठे हैं वो अपने लिए अलग अलग डिसीजन लेंगे। देखो केंद्र का मुख्य कार्य है कि सीमाओं की रक्षा करना, विदेश से जो व्यापार हो रहा है उसको देखना, देश में पूरे देश में शांति बहाल रखना, ठीक है, यानी कि पूरे देश में शांति बनी रहे इसके लिए पूरे प्रयास करना, है ना। इसलिए जो सेंट्रल की पुलिस अलग होती है, राज्यों की पुलिस अलग होती है, हर चीज अलग अलग है ना। इनके काम में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनके काम में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि राजस्थान वाले या यूपी वाले ये नहीं बता सकते केंद्र को कि आपको युद्ध करना चाहिए पड़ोसी राज्य से या नहीं करना चाहिए। ये लोग किसी भी राज्य के लोग, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनको सजेशन केंद्र वालों को नहीं दे सकते। केंद्र वालों को अपना काम है, वो अपना काम करेंगे, ये इनका अपना काम है, अपना काम करेंगे। और ये सारे रूल संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में केंद्र वालों के लिए भी रूल लिखे हुए हैं कि इन इन मुद्दों पे आप काम करोगे, और राज्य वालों के लिए भी नियम लिखे हुए हैं कि इन इन मुद्दों पे आप काम करोगे। जैसे जीएसटी जो लगता है, किसी भी कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, नमकीन है, बिस्किट है, टॉफी है, चॉकलेट है, पेन है, कुछ भी आप खरीद रहे हो, या मैंने ये बोर्ड खरीदा, इस पे भी सब पे जीएसटी लगता है भारत में, ठीक है। तो उसका कुछ परसेंट, मान लो आपने पूरे दिन में 100 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, उस पर 10 रुपए टैक्स, मान लो 10 रुपए टैक्स हो गया, है ना। तो वो जो 10 रुपए जीएसटी का है उसमें से कुछ परसेंट सरकार का होता है, और कुछ परसेंट केंद्र सरकार का होता है, और कुछ परसेंट उसमें राज्य सरकार का होता है, ठीक है। जो राज्य सरकार को मिलता है वो अपने राज्य पर खर्च करेगी, जो केंद्र सरकार को मिलता है वो पूरे देश पर खर्च करेगा, है ना। तो ये सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हाँ, अब आगे आ जाते हैं हम तीसरे मुद्दे पर, ठीक है। दूसरा समझ में आ गया, तीसरे मुद्दे पर आ जाते हैं और जल्दी खत्म करते हैं। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। मैं खुद से कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो, कि आप बोर ना हो जाओ, आपको ना लगे कि भाई कितना लंबा लेक्चर है।
मैं खुद से जल्दी जल्दी करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन बीच बीच में जो ये समझाने की आदत मुझे पड़ गई है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से लेट हो जाता है। अगर मैं बुक पढ़ूँ तो मुझे लग रहा है मैं 15 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ सकती हूँ, है ना, लेकिन टाइम क्यों लगता है, क्योंकि सारी चीजों के उदाहरण देने पड़ते हैं। तीसरा जो सत्ता का बंटवारा किया है वो किस तरह से किया है? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समुदायों के बीच भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे हमारे देश में तो केंद्र और राज्यों के बीच है बंटवारा, विधायिका विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, ठीक है। वो दोनों उदाहरण तो हमारे देश पर लागू हो रहे हैं। ये तीसरा वाला उदाहरण हमारे देश पर लागू नहीं हो रहा। ये वाला उदाहरण किस पर लागू हो रहा है? ये हो रहा है बेल्जियम पर लागू, ठीक है। किस तरह से? इन्होंने क्या किया है, सामुदायिक सरकार इस तरह की व्यवस्था का एक उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण है। इन्होंने क्या किया कि कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाएगी, जैसे हमारे देश में भी दी जाती है। कौन सी चीजें दी जाती हैं कि आरक्षण दिया गया ओबीसी का, एससी का, ताकि सत्ता में उनकी भी साझेदारी रहे। महिलाओं को भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने ऊपर क्या बोला था कि बेल्जियम में समुदाय सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि बेल्जियम में क्या हुआ है, बेल्जियम में भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली जो चीज है ना, ये हमारे देश में नहीं दिए गए। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी किसी भी तरह की छूट किसी भी व्यक्ति को लिए नहीं है, ठीक है। ये वाला अधिकार नहीं है। लेकिन नीचे इन्होंने बोला है कि कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय यानी कि ओबीसी और महिलाओं को विधायिका, विधायिका मतलब समझ रहे हैं आप, एमएलए के चुनाव में, ठीक है, एमएलए एमपीओ के चुनाव में, या नगर पालिका के चुनाव में, या ग्राम पंचायत के चुनाव में, ठीक है। विधायिका तो वही है ना। विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले सालों में हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों? ताकि महिलाओं को ये महसूस ना हो कि भाई हमारे लिए क्या है, सब तो हर चीज पे तो पुरुष बैठे हैं, है ना, पुरुष ही शासन कर रहे हैं, तो हम क्या है इस देश में, हमारी क्या वैल्यू है? हमारा भी तो वोट है, हम भी तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम भी तो जॉब कर रहे हैं, हम भी तो घर में काम कर रहे हैं, हम भी तो देश के लिए बच्चे पाल रहे हैं, है ना। बाद में यही बच्चे जाके फौज में आएंगे, यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे, यही डॉक्टर बनेंगे, यही टीचर बनेंगे। जो महिलाएं काम कर रही हैं उनकी भी तो कोई वैल्यू है, तो भाई उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा उनको अधिकार? उनको आरक्षण देके इन्होंने अधिकार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अल्पसंख्यक यानी कि जो संख्या में कम है समुदायों को भी इस तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है, ठीक है। आप समझ गए किस तरह से आरक्षण देकर उनको हिस्सेदारी दे दी जाती है, ताकि उनका ये महसूस ना हो कि देश उनको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देना अलग अलग तरीके पर हम 21 सेकंड में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। मतलब मेन चीज क्या थी इस थर्ड पॉइंट में, कि सत्ता का बंटवारा एक तो होता है भाषा और धर्म समूहों के बीच हो सकता है, ठीक है। यानी कि इस धर्म के लोग इस सत्ता में रहेंगे, जैसे बेल्जियम में बोला कि जो अलग अलग भाषा के लोग थे, भाषा के आधार पर उन्होंने बोल दिया था कि फ्रेंच भाषा के भी इतने ही रहेंगे सत्ता में और डच भाषा के भी रहेंगे, दोनों भाषाओं के बराबर रहेंगे। एक तो इस आधार पर हो सकता है। दूसरा इस आधार पर हो सकता है कि उनको आरक्षण दे दिया जाए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो महिलाएं हैं, या जो भी है, जिनको बहुत दिन से सत्ता में कोई भी पार्टिसिपेट उनका नहीं है, ठीक है। एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। नेक्स्ट है, इसमें सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। यानी कि अगर लोकतंत्र है तो चुनाव होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए, तभी तो सत्ता बटेगी। सत्ता कब बटेगी? अब जैसे चीन है, उसमें एक ही पार्टी की सरकार रहती है, सत्ता बटी नहीं रही, उसी पार्टी की सरकार है, उसी विचारधारा के लोग हैं, उसी विचारधारा के लोग चला रहे हैं देश को। तो ये क्या, ये सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे रूस है, रूस में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फिक्स कर लिया है कि इतने साल तक ये राष्ट्रपति रहेंगे, पुतिन ही। तो ये क्या, ये तो सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ कि भाई एक ही आदमी रहेगा। ये क्या बात हुई? जैसे हमारा देश है, ठीक है, हमारा देश भारत है, अगर हम ये कहें कि यही व्यक्ति प्रधानमंत्री रहेगा अगले 50 साल तक भी, या जब तक ये जीवित रहेगा यही प्रधानमंत्री रहेगा, तो फिर सत्ता कैसे बटी? बाकी लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए काम करने का, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि हर बार उसको प्रधानमंत्री वही बन रहा है, वही बन रहा है। वो चीज एक अलग है कि हाँ वही अच्छा काम कर रहा है तो अगली बार भी उसको वोट दी जाए, लेकिन वोट डालना या चुनाव
किस बात का उदाहरण है कि निष्पक्ष तरीके से हर व्यक्ति की ये सोच है कि वोट किसी की भी ज्यादा आ सकती है, कोई भी जीत सकता है। अगली बार जो चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है उसमें बीजेपी जीते, हो सकता है कांग्रेस जीते, हो सकता है कोई और पार्टी उभर के आए वो जीते। तो अगर ये हो जाए कि चुनाव होंगे ही नहीं, अब हमेशा बीजेपी की सरकार रहेगी, तो सत्ता का बंटवारा नहीं हुआ। सत्ता का बंटवारा कब होगा कि चुनाव होंगे निष्पक्ष तरीके से। हर कोई भी व्यक्ति जो भी चुनाव में खड़ा होना चाहता है वो खड़ा हो सकता है, और जनता जिसको चाहे वोट डाले। जो जो जनता चुनकर भेज रही है वही शासन में आएगा। तो ये क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी होगी, सत्ता का बंटवारा हो गया, या हम बोल सकते हैं सत्ता की साझेदारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, यानी कंपटीशन हो रहता है। और कंपटीशन किस तरह का होता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो एजुकेशन फ्री हो जाएगी, इलाज फ्री हो जाएगा। दिल्ली में हुआ था ऐसे, अभी भी हो रहा है। ठीक है, कि आपके दवा दवा का खर्चा खत्म, ये सरकार उठाएगी। अगर हम सत्ता में आए तो 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे। तो ये सारे वादे किए जाते हैं, आपस में कंपटीशन रहता है। जो भी पिछली सरकारें हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं, ताकि विपक्ष वाले ये ना गिनाएं कि भाई इन्होंने इतना सारा पैसा आया, इन्होंने सब घोटाला कर लिया, इन्होंने कुछ नहीं लगाया, देखो जनता तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, 5 साल तुमने इनको बेकार की झेला, इस बार हमें वोट दो, हम बनेंगे मुख्यमंत्री और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वादे हर पार्टी करती है। ठीक है, देश में हर पार्टी, मैंने हर पार्टी का देखा है, बड़े बड़े वादे करती हैं लेकिन काम बहुत कम लोग करते हैं। और हर पार्टी की बात बता रही हूँ, अगर वो 100 वादे करती है तो मुश्किल से वो 50 पूरे कर पाती है, यानी कि आधे वादे भी वो पूरे नहीं करते हैं अगले चुनाव तक। ठीक है, लेकिन फिर भी राजतंत्र से तो सही है, एक ही पार्टी की सरकार से तो सही है, सत्ता पलट से तो सही है। ठीक है, कुछ तो चल ही रहा है। एक मिनट, पेन ले रही हूँ मैं, कुछ तो चल ही रहा है। नेक्स्ट है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं ना रहे। ठीक है, यानी कि हर पार्टी ये कोशिश करती है जनता को लुभाने की कि भाई हम अच्छा काम करेंगे, हमको वोट दो। ठीक है, और करती भी है। अभी आप देख रहे हैं बीजेपी पिछले 2 बार से है, तीसरी बार फिर चुनी गई है, बीजेपी की सरकार ही है। 2014 से बीजेपी ही सत्ता में है, केंद्र में, है ना। तो इसकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी 2 बार रह के गए हैं दिल्ली में, उन्होंने पिछली बार अच्छा काम किया था तो फिर दोबारा भी उनको ही मिला। यूपी में योगी जी हैं। ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी जो है वो पिछले 2 बार से वही सीएम है ना, आगे भी हो सकता है वही बने। तो ये क्या है, ये है कि सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में ना रहे, चुनाव होते रहने चाहिए हर 5 साल बाद। वो जनता की मर्जी है कि अगर अच्छा काम कर रहा है तो भाई ठीक है, इसको सीएम बना दो दोबारा, पिछली बार भी अच्छा काम किया था इस बार भी करेगा, वो जनता की मर्जी है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं और समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 75 सालों में बहुत सारी पार्टियां के हाथ में सत्ता गई, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कोई राज्य में अलग अलग, कभी समाजवादी पार्टी, अगर हम यूपी की बात करें कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, कभी बीएसपी तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती रहती है। यानी कि सबको समान मौके मिलते हैं, चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है। अब जनता को जो पसंद आएगा वो उसको वोट डालेगी। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योग, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसी कई संगठित हित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ठीक है, ये भी लोग सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं होते, कई बार ये लोग भी खड़े होते हैं। जैसे अगर हम गांव की बात करें तो प्रधान हमेशा किसान होते ही है ज्यादातर। ठीक है, मजदूर वगैरह भी लड़ सकते हैं, ये सब ये जितने भी लोग हैं, ये जितना भी मैंने बोला, व्यापारी की बात करें, चाहे उद्योगपति की बात करें, चाहे किसान की बात करें, ये भी क्या होते हैं, सत्ता में साझेदार होते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इकाई 3 में पढ़ेंगे, हम राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। ठीक है, किसमें, 3 में। और वो जो कहानी रह गई थी वो आप पढ़ना, ठीक है, वो आपका काम है। और इसमें ये दे रखा है, मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है, क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि पूरी साल यही रहेगा मॉनिटर, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब आपकी उस बच्चे से बन नहीं रही। ठीक है, जैसे
पीछे होता भी था, आप पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में, किसी बच्चे से आपकी बन नहीं रही है, हर साल वही मॉनिटर बन रहा है, तो वैसे दिमाग खराब हो जाता था कि अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तब भी वो नाम लिख के देगा मैम को, ठीक है, तब भी वो ये बोलेगा कि मैम ये बात कर रहे थे जब आप नहीं थे, मैम ये लंच से पहले ही खाना खा लेते हैं, होते हैं ना कई लोग ऐसे। तो जो मॉनिटर होते हैं वो उनसे बदला लेते हैं जो उनके दुश्मन होते हैं, बाकी जो उनके फ्रेंड है वो कुछ भी कर रहे हैं उनका नाम नहीं लिखेंगे, वो नाम ही उनका लिखते हैं जो उनके दुश्मन होते हैं, कि दुश्मनी निकालने का सबसे सही टाइम है कि मॉनिटर बन जाओ, ठीक है, और फिर मैडम से उन बच्चों की शिकायत करते रहो जिनसे तुम्हारी नहीं बन रही। तो सत्ता का जो बंटवारा है या सत्ता की जो साझेदारी है, एक बहुत सही उदाहरण है कि भाई हर महीने हम मॉनिटर चेंज करेंगे, ठीक है, बारी सबकी आएगी, अब मॉनिटर भी अपनी हद में रहेगा कि इस बार तो मैं हूँ, इस बार मैंने इसकी अपने दुश्मन की ज्यादा शिकायत लगा दी, और अगली बार अगर ये मॉनिटर बन गया तो फिर ये मेरी शिकायत लगाएगा तो मैडम फिर मुझे मारेंगी, इसलिए अपनी हद में रहना है, जब गलती करेगा तभी इसका नाम लेना है ना। तो ये बहुत सही तरीका है कि हर महीने एक बच्चा मॉनिटर रहे, ठीक है, और मैं कभी मॉनिटर नहीं रही अपनी क्लास की, ठीक है, मुझे ये लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं तो अपना खेलो और बात करो, बात करने का मुझे शुरू से ही शौक था, तो अपना एंजॉय में रहती थी। अब मॉनिटर रहेंगे तो मैडम की चमचागिरी करनी पड़ेगी, मैडम के हिसाब से चलना पड़ेगा, सबसे पहले तो मॉनिटर को ही चुप रहना पड़ेगा, और मुझे बात बात करने का शौक था, एक आध बार नाम मेरा जाता ही था क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये आपके पढ़ने की है, इससे आपको समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से है, किस तरह से बंटवारा होता है सत्ता का। अलग अलग देश के इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, इन्होंने बम्बई का उदाहरण दे रखा है, इन्होंने कनाडा का उदाहरण दे रखा है, इन्होंने रूस का और नाइजीरिया का, इन सब का उदाहरण दे रखा है, ये आप पढ़ेंगे खुद। और वो जो कहानी रह गई थी ना पीछे, वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है, कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर टाइम का थोड़ा दिक्कत रहता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना, इससे आपको समझ मिलेगी कि जिन देशों में सत्ता का बंटवारा नहीं होता है उन देशों में बाकी लोगों के साथ कितना शोषण होता है, कितना गलत होता है, कि इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलेगी, तो आप इसको भी जरूर पढ़ना। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर देना, और कुछ भी चीजें आपको लगी हैं कि हाँ ये गलत है, या मेरे मुंह से कोई भी शब्द गलत निकल गया है, या फिर कुछ भी चीज आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सही करूंगी, उसको करेक्शन करूंगी, ठीक है, जो भी चीज गलत हो गई होगी, या कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दूंगी कि आपके समझने में गलती है या मेरे समझाने में कुछ चीजें छूट गई हैं या रह गई हैं या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, जब तक आप लोगों की सजेशन नहीं आएंगे, जब तक आप लोग मेरी कोई भी गलती है उसको नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा चैनल लोकतंत्र कैसे बनेगा, ठीक है, हमें अपना चैनल कैसा बनाना है, लोकतंत्र बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई भी कमी है खुले दिल से बताइए, और अगर मेरी गलती है तो फिर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।